नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एफबी चैनल जीके सीएल राव में। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मध्य एशिया के जो देश हैं लेबनान, जहाँ पे हाल ही में एक विस्फोट हुआ था उसकी राजधानी बेरूत में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों हुआ था और क्या ऐसे भी और भी विस्फोट आगे हमारे यहाँ पे भी हो सकते हैं, क्या कारण रहे थे कि ये विस्फोट हुआ और इसका कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में अपन पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और आगे इन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकते हैं उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस कारण से हुआ, क्या कारण रहे, कौन जिम्मेदार रहा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हाल ही में जो अभी कुछ ही दिनों पहले ये हुआ था मंगलवार के दिन, और इसमें इसका विशेष जो कारण था वो इसमें 2700 से ज़्यादा टन अमोनियम नाइट्रेट एक जो बेरूत या लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ एक बंदरगाह है पोर्ट, उस बंदरगाह बेरूत पोर्ट के वहाँ पर यहाँ पर ये अमोनियम नाइट्रेट अवैध रूप से इकट्ठा किया हुआ था, जिस पर ना से पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण था और ना ही किसी निजी कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कस्टम और बेरूत जो पोर्ट है उसकी जो ऑथोरिटी है उन दोनों के माध्यम से यहाँ पे ये नियंत्रण स्थापित और उनका संचालन किया जाता था। अतः ये जो मुख्य रूप से जो संचालन करने वाले थे पोर्ट अथॉरिटी, वो जो इससे पहले जो पीएम थे लेबनान के, जो पहले पूर्व पीएम थे, उनकी विपक्ष पार्टियों के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा वो संचालित किया जा रहा था। अतः ये कहीं ना कहीं उनकी चिंगारी लगाई भी थी और भड़काई भी थी, जिसके कारण वो आखिर में भड़क उठा। और इसके पीछे बहुत बड़ा जो रीजन है वो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक और वहाँ पर फैले भ्रष्टाचार, इसके अलावा भ्रष्टाचार और स्वार्थ की भावना, अपने अपने धर्म को ज्यादा चाहना करना, राजनीतिक समीकरण जो इतना गहराया हुआ वहाँ का कि जिसके कारण ये विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 100 से ज्यादा, अभी तक गिनती नहीं हो पाई, यानी टोटल उसकी डिटेल नहीं निकली है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए और यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। इसके अलावा 15 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का यहाँ पे नुकसान हुआ। ये सब नुकसान, ये जो लेबनान था ये गरीब देश था, यानी ज़्यादा विकसित भी नहीं कह सकते इसको, तो इसकी अगर बात करें सही से तो पूरे देश दुनिया का ये तीसरे स्थान पे इसके आता है गरीबी जगह से ज़्यादा लोग जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो। इसके अलावा अगर और बात करें अपन तो यहाँ पर खुद बेरूत की लेबनान की जो टोटल जनसंख्या है उसका 1/3 यहाँ पर गरीब लोग हैं। इसके अलावा अपन और बात करें तो यहाँ पर हाल ही में बात करें कि क्या कारण थे कि ये होने के पीछे क्या था, तो यहाँ पर इन सब को जानने के लिए आइए लेबनान की पूरी राजनीतिक समीकरण के बारे में जानते हैं, क्या कारण था कि इसके पीछे क्यों हुआ। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी जो धार्मिक नीति थी, इन राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा रिलीजन जो धार्मिक मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा गिराए हुए हैं, जिसके कारण से यहाँ की टोटल सिचुएशन देखें तो इसके कुल आबादी का 27% यहाँ पे शिया मुस्लिम रहते हैं लेबनान में। लेबनान जो मैंने आपको बताया था मध्य एशिया और जो अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर गल्फ कंट्रीज के अंदर आती है, इसके आसपास जो ईरान, इराक और नीचे सऊदी अरब और उनके ऊपर का देश है, ठीक है, और ये खाड़ी देशों से लगता है। इसीलिए यहाँ पर 27% जो जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 27% शिया मुस्लिम है, इसके अलावा 27% ही सुन्नी मुस्लिम है, ये दोनों अलग अलग है। इसके अलावा 21% के लोग वहाँ के क्रिश्चियंस हैं। इसके अलावा जो शेष अन्य और भी बहुत सारे धर्म हैं, कुल सभी धर्मों की अलग अलग कुल मिला के 88 से ज्यादा पार्टीज, 88 से ज्यादा पार्टीज उनकी धर्म के रूप में बनाई हुई है, धार्मिक पार्टीज बनाई हुई है और वही वहाँ पे शासन करती है। अब देखें कि इनका जो गणित है वो बहुत तगड़ा है। कैसे कि जो ये लेबनान है ये सन 1943 के आसपास फ्रांस से आज़ाद हुआ था। फ्रांस के लोगों ने इन्हें स्वतंत्रता दी। इससे पहले ये डोमिनेंट वहाँ का स्टेट था, कॉलोनीज थी ये फ्रांस की, और 1943 में इन्हें स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्रता मिलने के बाद वहाँ की संसद या वहाँ के नेताओं ने मिलकर जो राजनीति या कानून बनाया, वो कानून इस प्रकार से बनाया कि जो सभी धर्म के आधार पर राजनीति तय की और धर्म के हिसाब से उन्होंने पद भी निश्चित कर दिए। और इस हिसाब से उन्होंने कहा कि लेबनान देश का जो एक पीएम होगा वो हमेशा एक सुन्नी मुस्लिम होगा, यानी जो सुन्नी मुस्लिम है उन्हीं में से ही पीएम बनकर आएगा। इसके अलावा जो यहाँ का राष्ट्रपति है वो हमेशा एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही होगा, ऐसा फिक्स उनके संविधान में लिख दिया गया। इसके अलावा जो संसद का अध्यक्ष था
असेंबली का जो अध्यक्ष बनेगा वो शिया मुस्लिम का एक आदमी बनेगा, यानी कि फिक्स कर दिया। और लोग वोट भी उन्हीं को करते थे, और इस प्रकार से ये सब फिक्स हो गया। ना तो किसी अन्य पद पर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति बैठ सकता है, ना उसे वोट या चुनाव लड़ने की आजादी थी। इस प्रकार से सभी अपने धर्म की पार्टियां हो गई। अब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट निकल के आए वो बड़े घातक थे। किस प्रकार से? क्योंकि यहाँ पे जो हर वर्ष चुनाव होते थे और यहाँ के अपने धर्म वाले अपनी पार्टियां बनाते हैं और लोग अपने धर्म वाले ही उनको चुनते हैं और अपने धर्म वाले लोग ही खड़े होते हैं, और वो जो खड़े होते हैं और जीत के आते हैं वो भी केवल अपने धर्म के लिए ही विकास का कार्य करते हैं। यानी जो शिया जो पीएम है वो केवल अपने के लिए, अपने सुन्नी जो पीएम बना है वो केवल अपने सुन्नी धर्म वालों के लिए ही कार्य करेगा। इसलिए पीएम तो पूरे देश का है, लेकिन वो केवल अपने सुन्नी मुसलमानों के लिए ही विकास के लिए काम करता है। ये आगे चलकर बहुत घातक सिद्ध हुआ, और इसके परिणाम हमें इस प्रकार से देखने को मिले कि जब भी कोई देश में बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी होती तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। यहाँ अलग अलग जो पार्टीज है वो प्रत्यारोपित करती है, वो कहती है कि आपका काम गलत है, ये कहती है आपका काम गलत है, और इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप में बात को निकाल देते हैं। और वो देश में ही इस प्रकार से भ्रष्टाचार धीरे धीरे फैलता जा रहा था, और जिसका आगे बड़ा चलकर ये विस्फोट एक कारण बना। और आगे देखते हैं कि ये इन आरोपों से सन 1975 तक आते आते कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि यहाँ पर सिविल वॉर, यानी यहाँ के लोग आपस में लड़ने लगे। सिविल वॉर शुरू हो गई और यहाँ के लोग आपस में लड़ने लगे, और इस प्रकार से कई लंबी समय तक चलता रहा है सिविल वॉर। और जब ये खत्म हुआ 1990 तक, तब लोगों ने चैन की सांस ली, और वहां पर कुछ राजनीतिक जो बदलाव किए गए और सभी को समान अधिकार दिया गया। सभी को समान अधिकार कहने का मतलब जो क्रिश्चियन है उनको भी कुछ विशेष दर्जा दिया गया, शिया मुसलमानों को भी कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए। इस प्रकार से कुछ अधिकारों का तालमेल बिठाया गया, लेकिन ये तालमेल आगे चलकर नहीं चला और ये फिर बिखर गया। 1990 तक तो लोगों ने सोचा कि अब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। किस प्रकार से नहीं हुआ, इसके बारे में और अगर चर्चा करें तो इनका असली मुद्दा था धर्म। धर्म अभी भी खत्म नहीं हुआ। आज भी जब विस्फोट होने के बाद भी इतने लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी वहां पे धर्म जो इतना जो हावी हो रखा है कि आज भी वहां पे कोई राजनीतिक समीकरण नहीं बैठा सकता। यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे स्थिति, इस धार्मिक स्थिति के कारण यहाँ के जो इनके आसपास के देश है, जैसे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे इसके पास में जो पड़ोसी देश है इनका वो ईरान है, इन्होंने इनको अपना निशाना बनाने लग गए। यानी ईरान जो एक शिया मुस्लिम सर्वाधिक ईरान में है, तो उन्होंने शिया धर्म वालों को फोर्स पीछे से दबाव देना शुरू कर दिया, उनको समर्थन देना शुरू कर दिया कि आप लड़ाई करो, पूरा देश ही आपका बना देंगे। और इस प्रकार से वो उनके जो पक्ष में है बहुत ज्यादा बोलते हैं। उसी के पास में सऊदी अरब जो नीचे स्थित है, उसी के लेबनान के नीचे ही सऊदी अरब है, तो उनमें सर्वाधिक सुन्नी मुस्लिम है, अतः उन्होंने सुन्नियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उन्हें लड़ने के लिए बेखारे। इस प्रकार से उनके आपस में डिबेट, गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध जैसी एक प्रक्रिया हो गई है ना। उसी प्रकार से अगर अपन और बात करें कि इनके आसपास के जैसे इजराइल है, उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट किया, और इस प्रकार यहाँ पे आज भी गृह युद्ध जैसी प्रक्रिया चल रही है। और इस प्रकार से 1990 के बाद में भी ये उन्होंने एक दूसरे जो देश थे आस पड़ोस के, उन्होंने उन लोगों को समर्थन देना शुरू किया। इन सब बातों से दो बड़े मुद्दे निकल के सामने आते हैं। एक तो ये कि ये जो पहला कारण ये था कि धर्म, जो अलग अलग धर्म की सरकारें थी, बड़ी बड़ी पार्टियां थी जो धर्म के नाम पे बनी हुई थी, वो दूसरे धर्म वालों को सपोर्ट नहीं करती और मिलकर काम नहीं कर सकती। ये उन्होंने हमेशा ये एक रीजन रहा था, एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये था कि बहुत सारी पार्टीज थी, तो वो क्या करती, बिकाऊ होती थी। यानी उनका अगर एक भी कैंडिडेट जीत गया तो वो सरकार को समर्थन देने के लिए अपना मुंह मांगा रकम मांगती, और जिससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार फैला। वो अपना पेट भरने के लिए देश में चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सरकार बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और जो चुन के आएगा, ये तो बात कंफर्म है कि जो चुन के आएगा वो उसका जो पैसा लगा हुआ है वो अपना पैसा पूरा निकालेगा। तो वो अपना पैसा निकालने के लिए या बहुत ज्यादा वो जितने भी बेचा उससे ज्यादा दुगना वो देश से पैसा निकालेगा, इससे देश तो खोखला हुआ। तो यहाँ पर इन दोनों कारणों से भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैला कि यहाँ पे गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, और यहाँ के नेता इतने लिप्त हो गए अपनी जेबें भरने में, तो उन्हें देश का कभी ख्याल ही नहीं हुआ, और देश पूरी तरह से भूखा नंगा आगे चलता रहा। तो यहाँ पर अब देश के पास अब जो नई सरकार चुन के आती, तो उनके पास सरकारी खजाने में कुछ नहीं था कर्ज के अलावा। कर्ज इतना ज्यादा उन्होंने ले रखा था, जो भी नया आता तो वो कर्ज लेके अपना भरपाई पूरी करता, क्योंकि जो उसने पैसे बांटे हैं लोगों को वो भरपाई करेगा। तो इस प्रकार बहुत ज्यादा
जो सरकारी खजाना खोखला हो गया, खाली हो गया, सरकारें खोखली हो चुकी थी। अब जो नई चुन के आती तो उन्होंने क्या करा, टैक्स बढ़ाया तो लोगों में महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ने से लोगों के पास, सरकार के पास पैसे खत्म हो गए। अक्टूबर 2019 तक उनकी स्थिति ये हो गई कि उनके पास, सरकार के पास एटीएम में पैसे डालने के लिए पैसे नहीं थे। लोगों के पास एक अच्छा मौका मिल गया, लोगों ने उनका विरोध किया और सरकार दबाव में आई। और आगे चलकर अक्टूबर 2019 में यहाँ तक सरकार गिर गई कि सरकार ने व्हाट्सएप मैसेज पर, व्हाट्सएप चैटिंग पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, और जनता ने इस सब का विरोध किया, और सभी धर्मों ने मिलकर एकजुटता दिखाई और सरकार का विरोध किया। इस आधार पर लेबनान के जो पीएम थे उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। लेकिन जो अब नए जो पीएम बन के चुन के आए, जो हसन देल जो थे, हसन, उन्होंने वहाँ के लोगों को घोषणा करते हुए कहा कि जो लेबनान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसके सुधारने के लिए हम हर प्रयास करेंगे और कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। तो लोगों से उनकी उम्मीद थी, जो नए पीएम बन के आए उनसे लोगों की काफी उम्मीद थी, अतः लोगों ने जो विश्वास दिलाया। लेकिन ठीक 2019 से निकले और 2020 में जैसे एंटर किए और मार्च में कोविड-19 आ गया, और जिससे देश की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। कोविड-19 से ये भरपाई नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा, जो पहले से गरीब चल रहा था देश, वो और ज्यादा गरीब हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति, पूरा मॉडल खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और यहाँ पर ये तभी कोविड-19 की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हुई और अंतिम रूप से ये विस्फोट हुआ। और विस्फोट में जो मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए, $15 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ, और वहाँ जो बेरूत राजधानी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी। बहुत सारे जो इतनी डेवलप, काफी अच्छा उन्होंने विकास कर रखा था, यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता के बाद जो उनके जो ढांचा था उसको भी वो अभी तक सुधार नहीं पाए थे, उनकी भी वो भरपाई नहीं कर पाए थे, और ये और विस्फोट हो गया। अब लोग आज भी उनका विरोध कर रहे हैं, सरकार को फिर इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देते हुए वहां के पीएम ने कहा कि अब ये देश भगवान के भरोसे है, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब जो जनता है वो सड़कों पे उतर आई है और उन्होंने इस चीज का विरोध किया और इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब वो संविधान में सुधार करने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा है, जनता कह रही है कि अब धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाए और सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाए, और जो बाकी देशों में जो राजनीति चल रही है उसी के आधार पर हमारे देश में भी उसी प्रकार की सरकार तैयार हो, उसी प्रकार का खाका तैयार हो और उसी प्रकार का हमारे साथ विकास हो। तो इस प्रकार से इन चीजों से हमें सीखने को मिलता है, और आगे भी हमें जो ऐसे कोई मुद्दे होंगे तो हम उन्हें समय समय पर जरूर उठाएंगे। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो मेरा जो YouTube चैनल है GK CL राव, उसे जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।